हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं क्लास 10th साइंस का। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको मैंने एक वीडियो में लिया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यह परीक्षा में 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा वीडियो देख के सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको तैयार कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहला प्रश्न यह है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। इसको आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आंसर भी देखने वाले हैं पूरा हम लोग दीर्घ उत्तरीय का। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। हमें यह पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। देखिए, पोषण क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं, और यह पोषण पोषक तत्वों से हमें प्राप्त होता है। ये तो पोषण क्या है, इसकी परिभाषा हुई। पोषण के प्रकार अगली हेडिंग डालेंगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पोषण के दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्वपोषी पोषण, जिसे हम लोग स्वपोषण के नाम से भी जाते हैं। तो स्वपोषी पोषण या स्वपोषण क्या होता है? वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अकार्बनिक पदार्थ कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। वो पोषण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है। स्वपोषी पोषण मतलब कि वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो होता है अकार्बनिक कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, और वह पोषण की प्रक्रिया जो जिस प्रकार वो भोजन ग्रहण करता है वह प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आप लोगों का स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण, जिसे हम परपोषण के नाम से भी जानते हैं। अब विषमपोषी पोषण क्या होता है कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें वे सभी जीव पुनर्निर्मित भोजन या दूसरे जीवों से बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह पोषण की प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव दूसरे के जीवों पर डिपेंड रहे, उसके बने बनाए भोजन को खाए, वह विषमपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, विषमपोषी जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। यह 3 प्रकार के माने जाते हैं विषमपोषी। कौन? एक प्राणी संभोजी पोषण। तो प्राणी संभोजी पोषण क्या होते हैं कि ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, और ये भोजन का भक्षण करते हैं, और सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपका प्राणी संभोजी पोषण। दूसरा होता है मृत्युपजीवी पोषण। मृत्युजीवी पोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, मृत्युपजीवी कहलाते हैं। जैसे में जीवाणु और कवक हुआ, ये मृत्युपजीवी हैं। ठीक है, ये मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे जीवाणु कवक, ये मृत्युपजीवी पोषण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और तीसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त होता है, जैसे रुधिर चूसने वाला मच्छर हुआ, पौधे के विभिन्न रूप। ठीक है, तो मच्छर जो होता है, देखिए, बिना हम लोगों का प्राण लिए ही अपना भोजन अपना ग्रहण कर लेता है, हमारे शरीर से टच होकर, वो परजीवी पोषण कहलाते हैं। तो ये पहला प्रश्न था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छे तरीके से नोट कर लो, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। पहला प्रश्न है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चलिए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, दूसरा प्रश्न जो है वह है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। एक संक्षारण, एक विकृत ग्रंथिता। ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों साथ में ही आता है, 2-2 नंबर के लिए आते हैं। कि संक्षारण क्या होता है, विकृत ग्रंथिता होता है, बताइए। ठीक है, उदाहरण देते हुए सबसे पहले संक्षारण जानेंगे। संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है। कह रहा है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी धातु है, अगर धातु में अगर नमी आ जाती है, चाहे ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेता है, तो धीरे धीरे
इसके ऊपर ऑक्साइड की परत जमने लग जाती है, ठीक है। और यह धीरे धीरे क्या होता है, क्षरण होने लगता है। जैसे यहाँ बोला है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है। ये सब संक्षारण के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। कि जब कोई धातु अगर अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर, ठीक है, आती है, तब वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। सिंपल जवाब आप दे सकते हो। विकृत गंधिता क्या होता है कि जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बों को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण है। सिंपल देखिए क्या कहना चाह रहा है, कोई भी वसा और तेल से बनी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसको आप वायु में छोड़ देते हो तो वायु में छोड़ने से क्या होगा कि वो वायु इसके साथ ऑक्सीजन से विक्रिया करके उसको ऑक्सीकृत कर देगी। ऑक्सीकृत करने बाद उसके रंग और गंध में क्या हो जाएगा, स्वाद में चेंज आ जाएगा। और यही चेंजिंग क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। इसलिए हम लोग मुरब्बा हुआ और अचार हुआ, जो कि तेल में बने हुए चीज होते हैं, उनको हम खुला में छोड़ते नहीं है ताकि उनका गंध और रंग और स्वाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये विकृत गंधिता कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, ठीक है, तैयार कर लेना इसे। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह उपचार क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग परल हरित की उपस्थिति में किया जाता है तथा इनमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन बनाते कैसे हैं, पहले उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद जल चाहिए, इसके बाद सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में परल हरित क्लोरोफिल चाहिए, फिर ये विक्रिया करके ग्लूकोज बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और जल बनाते हैं, और यहां से ऑक्सीजन बनाते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। विभिन्न घटक कौन कौन से हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल जिसे परल हरित कहते हैं। ये सभी उसके विभिन्न घटक है। इनके अलावा ये अपना भोजन नहीं बना सकते, ये सब भोजन बनाने के लिए इनको चाहिए ही चाहिए सारी चीजें। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटक के नाम भी हमने बता दिया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, एक दो बार पढ़ के ही आप एग्जाम में जाना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए अगला प्रश्न जो है वो आपका डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। एक साइड आपको डीएनए लिखना है और एक साइड आपको आरएनए लिखना है। देखिए डीएनए में पहला पॉइंट आप लिखोगे कि यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। जो डीएनए पाया जाता है वो गुणसूत्रों में पाया जाता है, और इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अगर गुणसूत्रों की अलावा बात करें तो इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में, हल्की सी मात्रा में हरित लवक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। कौन, डीएनए, ठीक है। आरएनए की बात करें, आरएनए में यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक है। मतलब आरएनए की बात करें तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और थोड़ी मात्रा में अगर बात करें तो केंद्रक में भी पाया जाता है आरएनए। ये तो पहला अंतर इन लोगों में डिफरेंट हो गया। दूसरे अंतर की बात करें तो देखिए दूसरा अंतर क्या है इसमें डीएनए में, दूसरा अंतर यह है कि इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है। इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं, ठीक है। इसी तरह आरएनए की बात करें तो इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है, इसमें द्विश्रृंखला युक्त होता है लेकिन आरएनए में एक श्रृंखला युक्त होता है, और जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो यह दो अंतर यहां पे आप लोगों को स्पष्ट हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे अंतर को लेकर, तीसरा अंतर यहां पे है आप डीएनए में कि इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं, इसके जो नाइट्रोजन है वो क्षारक हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन, ठीक है। और आरएनए की बात करें तो इसके नाइट्रोजन क्षारक हैं, इसके भी नाइट्रोजन क्षारक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल, ठीक है। तो यहां पर अंतर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा कि इसके शर्करा डीऑक्सीराइबोसेस पाई जाती है, इसके शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है, और इसमें कहा कि इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो ये चार अंतर हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, चार अंतर यहां तक अभी तक आपने क्लियर किया। अभी मैं पांचवा अंतर आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है ना, पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। पांचवा अंतर देखिए, पांचवा अंतर क्या है कि इसमें यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है। इसमें
प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है। और इसमें क्या होता है आरएनए में कि इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है। इसके बाद छठवां है कि इसके संश्लेषकारी विचार डीएनए पॉलीमरेज हैं। इसके संश्लेषकारी विकार डीएनए पॉलीमरेज हैं और इसके संश्लेषकारी जो विकार हैं वो आरएनए पॉलीमरेज हैं। इसे डीएनए पॉलीमरेज है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है। लास्ट अंतर सातवां जो है कि यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। और इसमें आप लोग लिखोगे सातवां पॉइंट कि यह यदा कदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूध का कार्य करता है। ठीक है, दूध का कार्य करता है। तो यहां पे हमने 7 अंतर आप लोगों को बताया। 7 अंतर में से आप आराम से 5 अंतर लिख के चले आना, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यह है कि एक संकरण तथा द्विक्रास से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो चलिए देखिए, उत्तर में लिखेंगे एक संकर संकरण। ठीक है, एक संकर संकरण क्या होता है उसको देखते हैं। लिखेंगे कि विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकरण गुण संकरण कहते हैं। देखिए कितना सिंपल है, यहां से आप याद कर पाओगे कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं कि विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकरण संकरण कहते हैं। ठीक है, एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे में आपका लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं एक संकर संकरण। ठीक है, इसी प्रकार द्विसंकर संकरण क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो द्विसंकर संकरण कहते हैं। मतलब इस द्विसंकर में क्या होता है कि दो अलग अलग लक्षण वाले नर तथा मादा आएंगे, उनके मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे में पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है, यह कहलाता है द्विसंकर संकरण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना और याद कर लेना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के कारण क्या है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाएगा, किरण आरेख द्वारा समझाना है। दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अगर आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष है तो पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु जो है वो अनंत पर न होकर कहां पे आ जाता है, कम दूरी पे आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, देखिए 2 कारण हैं। इन्हीं दोनों कारणों में से आपको निकट दृष्टि दोष हो सकता है। पहला कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। नेत्र की वक्रता बढ़ जाए और उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, अगर यह कंडीशन होता है तभी भी निकट दृष्टि दोष हो सकता है आपको। दूसरा है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। तो ये 2 कंडीशन होगा तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे किरण आरेख भी पूछा है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष है और रेटिना के पहले ही यहाँ पे प्रतिबिंब काट दिया। ठीक है, निवारण के लिए क्या करेंगे तो इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने अवतल लेंस लगाया है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाती है, तो पहले यहाँ काट रहा था, देखिए यहाँ पे काट रहा था ना, उसके आगे अवतल दर्पण लगाने से प्रकाश किरणों को फैलाकर अब रेटिना पे काटने लगा। मतलब आपके आंख सही हो गया। कब, जब आपने अवतल लेंस लगाया तब। तो इस तरह आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किरण आरेख द्वारा हमने आप लोगों को बता दिया, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अगर हमने आप लोगों को बता दिया तो दूर दृष्टि दोष बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, दोनों में से एक जरूर आता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने निकट दृष्टि दोष देखा, अब यह दूर दृष्टि दोष है।
तो देखिए इसमें क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब जस्ट उल्टा होता है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो दिखाई देगी, परंतु निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और यह दोष निम्नलिखित दो कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। जैसे उसमें भी दो कारण था, इसमें भी दो कारण है। पहला कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। नेत्र लेंस की अगर वक्रता कम हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर ये कंडीशन होता है तभी भी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। या तो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र गोला का व्यास जो है कम हो जाए, तभी भी आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। इसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए ये आपके आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो देखिए उसमें क्या होता है, रेटिना से दूर बिंदु पे आप लोगों का कटता है, ठीक है। लेकिन इस दोष को दूर करने के लिए जैसे उत्तल लेंस आप लगाओगे तो उत्तल लेंस लगाने से क्या होता है कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बटोरती है। तो पहले यहां काट रहा था ना, उत्तल लेंस लगाने से आपको जस्ट रेटिना पे काटने लगेगा और आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह आप लोग किरण आरेख देखे बता सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक आप लोग इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो यहां तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। हमने बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।